ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग को 1 महीना पूरा हो चुका है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए थे। पहले ही हमले में ईरान को बहुत भारी नुकसान हुए थे, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली ख़amenei समेत 48 और दीगर बड़े जो ऑफिशल्स थे ईरान के, उनकी मौत हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। ईरान ने चूँकि तैयारी की हुई थी और उन्होंने वक्त न गंवाते हुए 1 घंटे के अंदर ही जवाबी कार्रवाई शुरू की। इसराइल के ऊपर सीधे हमले किए और साथ ही अमेरिका के जो ठिकाने मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद थे, सऊदी अरब, यूएई के अंदर, वहाँ हमले किए। फिर ये जंग मुसलसल चलती रही। इस जंग में अमेरिका को, इसराइल को खुला मैदान, खुला आसमान मिला हुआ था। उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, मगर ईरान ने जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया, सामना किया, उसके बाद इसराइल को और अमेरिका को बैक फुट पे आना पड़ा। और अब तक जो भी जंग जहाँ तक पहुँची है, वहाँ ईरान मुकम्मल एक जीत हासिल कर चुका है, मगर जंग अभी नहीं रुकी है और जल्दी ये जंग रुकने के इम्कान भी नहीं है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त जानकारी ये है कि इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। वहाँ आपस में जंगबंदी को लेकर के बातचीत होगी। अमेरिका ने प्रपोजल दिया था जंगबंदी को लेकर के, और उस पर मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है। मिडिल ईस्ट के मुल्कों को अपनी तरफ से कुछ बात इसमें रखनी है, तो उनको भी इनवाइट किया गया कि वो भी अपने जो मामला हैं, कोई बात है, वो बताएं। तो यहाँ एक पीस टॉक के लिए बात चल रही है। ईरान ने देखें इस जंग में जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, वो अनोखी हैं, सबको चकित कर दिया है। बड़े बड़े वॉर एक्सपर्ट्स टेलीविज़न पे आप देखेंगे, वीडियोज़ में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सब हैरान है। ईरान ने करिश्मा कर दिया है। और इस बात के इम्कान पहले से थे कि ईरान इस जंग में, चूँकि ये ईरान के लिए करो और मरो की स्थिति वाली जंग है, अगर इसराइल और अमेरिका जो मनमाने तरीके से ईरान के ऊपर प्रेशर डाल करके करवाना चाह रहा था कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें, मिसाइल्स की रेंज घटा दें, और भी जो उनकी शर्तें थी, अगर ईरान उनको एक्सेप्ट करता तो ईरान का जो भी पोजीशन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती। और साथ ही चाइना और रूस जो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता। वेनेजुएला की हार के बाद, या वेनेजुएला में जो कुछ ड्रामा हुआ, उसके बाद रूस और चीन पहले ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में थे। या ईरान भी अगर कोलैप्स कर जाता तो फिर इनकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाती। ईरान ने मुकाबला किया, उसके बड़े नुकसान हुए ईरान के। अमेरिका और इसराइल ने, दोनों ने बहुत ही तबाही की ईरान के अंदर भी। अब तक तकरीबन 2000 लोगों के शहीद होने की खबरें हैं, हज़ारों ज़ख्मी हुए। स्कूल, पानी के प्लांट और जो दूसरी जगह हैं, उनको भारी नुकसान पहुंचाएं। वहीं ईरान ने भी खंडर बना दिया इसराइल को। आप ये समझ लें कि वहाँ से खबरें आ नहीं पाती, बामुश्किल खबरें आती हैं, सेंसर होकर के आती हैं इसराइल के अंदर से। मगर टेल अवीव समेत हाइफा, टेल अवीव, डिमोना, किरेट सिमोना और कई सारे शहर, वहाँ तकरीबन 1500 इमारतें ज़मीन पे ढह गई हैं, गिर गई हैं, और इन इमारतों में रहने वाले लोग ज़ख्मी हुए हैं, मौतें हुई हैं। कल ही हिजबुल्लाह के एक हमले में 30 से ज़्यादा इसराइल के सैनिक मारे गए। मोसाद के एजेंट अलग ईरान के एक स्ट्राइक में मारे गए। 25 से 30 और 40 तक उनकी गिनती हो सकती है। इस जंग में चूँकि हमास को इसराइल नहीं हरा सका था 2 साल की जंग में, तो अमेरिका ने
सोचना था कि हम ईरान के ख़िलाफ़ जंग में जा रहे हैं, जो कि ईरान एक मुल्क है, उसके पास अपनी फ़ौज है, हमास नहीं है ईरान। ईरान के इस पास सब कुछ है अपना, और उसके पास अपने बेहतरीन पावरफुल दोस्त हैं। हमास ने 2 साल तक जंग लड़ी इसराइल की, इसराइल को मजबूर होकर के उन्हीं के साथ समझौता करके सीज़ फायर करना पड़ा। कुल 30,000 40,000 बताए जाते थे हमास के फाइटर्स, वो उनसे न जीत सका इसराइल, जिसके पास दुनिया का सबसे अच्छा इंटेलिजेंस है, उसके पास डिफेंस है, उसके पास फ़ौज है, टैंक हैं, सब कुछ है। और भारत में इसराइल की पूजा होती है, इसराइल के भक्त हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। हम मदरलैंड है, वो फादरलैंड है, और बाकी सब बावरालैंड है। तो इसराइल को दांतों से चने, लोहे के चने चबा दिए हमास ने। अब यहाँ वो आकर के फंसे ईरान के साथ। ईरान चूँकि एक पावर है, मिडिल ईस्ट की या सेंट्रल एशिया की या वेस्ट एशिया की बड़ी पावर है। ईरान ने ये दिन आएगा ऐसी उम्मीद थी उसे, तो उसने पूरी अपनी तैयारी की हुई थी। ईरान का कोई भी मिलिट्री का इस्टेब्लिशमेंट ऊपर ज़मीन के नहीं है, वो सब ज़मीन के नीचे हैं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो पहाड़ियों से, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से 13,000 14,000 फीट ऊंची पहाड़ियाँ वहाँ। ईरान ने इन पहाड़ियों के नीचे, यानी हज़ारों फीट की निचाई के अंदर बंकर्स बना करके वहीं उसके कारखाने हैं, वहीं हथियार बनते हैं, वहीं सारे मिसाइल्स, ड्रोन्स और जो भी चीज़ें हैं उसके पास मौजूद हैं। एयरफोर्स ईरान की ना के बराबर थी। 1968 से पहले के जो प्लेन थे उसके पास वो हैं पुराने F-14 वगैरह जो अमेरिकन थे, और 40 साल पुराने वो जहाज़ सिर्फ थे ईरान के पास। नेवी में ईरान ने बहुत काम किया था। ईरान के पास एक मजबूत नेवी है, और वो नेवी, उन्होंने बड़े वॉरशिप उनके पास नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जो बोट्स बनाई हैं उन्होंने, वो हज़ारों की तादाद में है, जो एक साथ कहीं कोई ऑपरेशन करना होता है तो सैकड़ों बोट जाती हैं, और किसी भी शिप को, बड़े वॉरियर को, शिप को वो जा कर के चारों तरफ से घेर लेती हैं। उन्होंने किलर बोट्स बनाए जो रिमोट से, सेंसर से ये ऑपरेट होते हैं। अब ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पर टोटल कंट्रोल पा लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अमेरिका उसको खुलवाने में नाकाम साबित हुआ, और ये अमेरिका जिसके पास कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फ़ौज है, जिसका बजट तकरीबन 1,000 मिलियंस का है, बिलियंस, 1,000 बिलियंस का बजट है, वो अमेरिका की मिलिट्री, अमेरिका की फ़ौज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खुलवा सकी, और उनको यहाँ पर शिकस्त हुई। उन्होंने पूरी दुनिया से गुहार लगाई, यूरोप के मुल्कों से, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कि आप आइए, अपनी फ़ौजें भेजिए और हम इसको खुलवाएंगे। कोई तैयार नहीं हुआ। यूरोप के मुल्क पूरी तरह से जंग से बाहर हो गए, और वहाँ से जो बयान आए वो बहुत ठीक ठाक बयान है, अच्छे बयान है, क्योंकि अमेरिका ने, ट्रंप ने आने के बाद से जिस तरह की बदतमीजी की दुनिया भर के मुल्कों के साथ, टैरिफ को लेकर के पहले धमकाना, डराना, फिर कनाडा हमारा 51 हम राज्य बनाएंगे, फिर हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, फिर यूरोप के मुल्कों को टैरिफ लगा करके परेशान करना, फिर ज़ेलेंस्की को बेइज्जत करके वाइट हाउस से भेजना, फिर यूक्रेन के एसेट्स पर उसकी नज़र होना, अर्थ मटेरियल पर, फिर वेनेजुला के साथ ऑपरेशन वेनेजुला का। तो ये तमाम चीज़ों से दुनिया में ट्रंप का एक अनसर्टेनिटी वाला कि ये ऐसा शख्स है जो झूठ भी बोलता है और गलत काम भी करता है। लोगों ने भरोसा, लोगों का भरोसा, मुल्कों का भरोसा ख़त्म हुआ। यूरोप के मुल्कों ने अपने आप को जंग से बाहर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, वो भी दूर से खड़े हुए, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। ईरान ने जो हमले किए, मिडिल ईस्ट में बहुत हमले किए। मिडिल ईस्ट को उन्होंने ईंट से ईंट बजा दिए। सऊदी अरब के अंदर भी, ओमान पे, और कतर के ऊपर, यूएई के ऊपर ईरान ने ज़्यादा फायर किए। उसकी वजह यह है कि दुबई और अबू धाबी, ये 2 स्टेट यूएई के पूरी तरह इसराइल बन चुके हैं। यहाँ पर मोसाद, CIA, MI6 और दुनिया की जो कुख्यात खुफिया एजेंसियाँ, उनके हेडक्वार्टर हैं। ये सब मिलकर के ISIS जैसे एक आतंकवादी संगठन को खड़ा करते हैं।
और फिर वो दुनिया में कत्लेआम करवाते हैं और फिर उसी से लड़ने के नाम पर ये लड़ाइयाँ लड़ते हैं, मुल्कों पर जाके कब्जे करते हैं और वहाँ फिर कब्जे करके वहाँ लूटमार करते रहते हैं। एक्सपेंशन अब जो होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। ईरान को वो देख रहा था सब 2003 से इराक की वॉर के वक्त से, और फिर उसने देखा कि अमेरिका का जो लड़ने का तरीका वो क्या है, तो उसने पूरी स्टडी की। ईरान के अंदर अब भारत में लोगों को जानकारी हो रही है कि ईरान का क्या मिजाज है, वहाँ के लोग कैसे हैं। क्योंकि मैं एक मैगज़ीन आती थी इको ऑफ इस्लाम, ईरान से पब्लिश होती थी, पुरानी 90 इसके वक्त की बात है, वो मैं उसे ख़रीदता था। उसके कुछ एडिशन मेरे पास अभी भी हैं, तो मैं पढ़ता था इंग्लिश में, फ़ारसी में वो मैगज़ीन हुआ करती थी। फिर चंद दोस्त मेरे साथ यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, उसमें 2 थे ईरान के भी, एक फ़ैज़ फ़रोही और एक मोहम्मद अली। फ़ैज़ फ़रोही रेसलर था, हमारी टीम में, मेरे साथ टीम में था वो, मैं कैप्टन था AMU का, तो वो प्रैक्टिस करता था, उससे लड़ने में बड़ा मज़ा आता था। एक ताकतवर मजबूत पहलवान था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब तक मैं रहा सिर्फ एक पहलवान था, मोहम्मद गुलरेज, जिससे मैं कभी जीतने की सोच भी नहीं सकता था, मगर बाकी इसको मैं कोई परेशानी मुझे होती नहीं थी। तो फ़ैज़ फ़रोही के साथ बड़ा टफ मुकाबला होता था और वो मेरी तारीफ़ करता था, और वहाँ मालूम हुआ बाद में कि वो गोल्ड मेडलिस्ट था ईरान का, और जो जंग में भी लड़ा था इराक के साथ जो जंग हुई थी। मोहम्मद अली वो बेसिकली बॉक्सर था, वो भी रेसलिंग किया करता था, मगर तो मोहम्मद अली के साथ भी हम लोग बैठते थे, बात होती थी, ईरान के बारे में वो बताते थे। उधर मैगज़ीन से मुझे काफ़ी तफसील के साथ चीज़ें जानकारी हुई। अब ईरान ने मिडिल ईस्ट को जो पिटाई लगाई है, अबू धाबी वगैरह को और दुबई को, तो चूँकि ये ऐसे मुल्क हैं जो पूरी तरह से इसराइल के साथ हैं, या इनको हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ इसराइल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इसराइल, ये अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट मुस्लिम्स हर वो काम करते रहे जो इसराइल करता है। तो इनकी कुटाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अबू धाबी में एक उम्मीद ऐसी है, चूँकि अब जो ख़बरें हैं, एक तरफ पीस टॉक चल रहे हैं, दूसरी तरफ तैयारियां चल रही हैं ग्राउंड इन्वेजन की ईरान के ऊपर, तो UAE ने कहा है कुछ जो द्वीप हैं, 5 द्वीप हैं ये, उसमें खर्ग द्वीप भी शामिल है, ईरान से लगे हुए हैं, और ईरान और UAE की दूरी 40 मील की बताई जाती है, उसमें ये द्वीप हैं। और जब ब्रिटेन यहाँ से गया था अरब से, तो ये द्वीप छोड़ गया था वो। ईरान भी अपना क्लेम करता है ये हमारे, UAE भी कहता है हमारे। अब UAE इन द्वीपों को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को देने जा रहा है, ऐसी खबरें मीडिया में मौजूद हैं, और अमेरिका यहाँ अपनी फ़ौज उतारेगा। ईरान जब इस पर हमला करेगा तो वो अमेरिका का जवाब होगा कि ये आपके नहीं है, ये तो UAE के द्वीप हैं, UAE ने हमको दिए, और इसीलिए इनवाइट किया जा रहा है। UAE कोशिश कर रहा है, 10-12 मुल्कों से उसकी बात चल रही है, तो वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ जब ग्राउंड इन्वेजन हो ईरान के अंदर, तो और भी मुल्क उनके साथ मददगार हों, और UAE भी इस जंग में जाने के लिए को तैयारी में है पूरी तरह। अब इसको लेकर के ईरान की साफ एक थ्रेट है, धमकी है कि अगर अमेरिका ने ज़मीनी ऑपरेशन किया तो ईरान अबू धाबी पर UAE के जितने भी पोर्ट हैं उन पर कब्जा कर लेगा, अबू धाबी के ऊपर कब्जा कर लेगा, और अगला 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं ये जंग किस तरफ जाती है। अभी जंग रुकने की उम्मीदें कम है कि जल्दी जंग रुक जाएगी, क्योंकि अमेरिका कुछ ऐसा चाह रहा है कि उसे ऐसा कुछ मिल जाए जंग में, ताकि वो ये बता सके कि हमने कामयाबी हासिल की है। क्योंकि ट्रंप बार बार कहते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप को यहाँ कोई कामयाबी मिल गई हो। हाँ, हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं ईरान के अंदर, और नुकसान भी हुए, मगर देखें हमास से आप लड़े, 80,000 75,000 आपने शहीद कर दिए अनऑफिशियली वो तादाद 1.5 लाख के करीब बैठती है, और 3.5-4 लाख लोग जख्मी किए। कुल आबादी कितनी थी फ़लस्तीन की? 40 लाख। 40 लाख लोगों से आपको जब मुकाबला हुआ, 30-40 हज़ार लोग सिर्फ जिसमें से जंग लड़े,
उसमें आपने 70-80 हज़ार लोग शहीद कर दिए, मगर आप जीत नहीं पाए। ईरान के अंदर भी कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं, लाखों लोग मारे जा सकते हैं, मगर ईरान से आप जीत जाएंगे, यह उम्मीद, यह ख्याल अपने दिमागों से अमेरिका को भी निकाल देना चाहिए, इसराइल और इसराइल के इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी। ईरान के साथ पूरी ताकत के साथ चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की वो खड़े हुए हैं। हम अपनी कई रिपोर्ट्स में ये बता चुके हैं, आगे चल के आपको खुलासे होंगे, जानकारियाँ होंगी। पाकिस्तान के वॉर एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और जो इलेक्ट्रिकल वॉरफेयर को जानते हैं, जो आज का मॉडर्न वॉरफेयर है उसको समझते हैं, पाकिस्तान के वो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं ईरान के अंदर, चाइनीज़ मौजूद हैं और कई सारे मुल्कों के लड़ाके ईरान पहुंच चुके हैं। ज़मीनी ऑपरेशन का जब से ये ख़तरा पैदा हुआ है, वैगनार, तातारिस्तान, चेचनिया, कोहिस्तान, सोमालिया, यमन, सीरिया, इराक, इन मुल्कों से, अफ़गानिस्तान, इन मुल्कों से हज़ारों की तादाद में फ़ाइटर्स पहुंच चुके हैं। ईरान 50 लाख की फ़ौज अपनी खड़ी करने जा रहा है, उसकी भर्ती शुरू हो गई है। साथ ही उनको एक कोर्स शुरू करना था, उसको होना था करीब 6 महीने के बाद। उन्होंने AI का कोर्स अभी फ़ौरन शुरू कर दिया इसी वक्त, जिसमें 50,000 लोगों को AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन वो दी जा रही है। नॉर्थ कोरिया और चाइना के जो AI को जानने वाले हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं सिखाने के लिए। वहीं अमेरिका के अंदर बीती रात, कल के दिन पूरे दिन नो किंग के नाम से प्रदर्शन हुए। 50 राज्यों के 3,200 पॉइंट्स पर, यानी 3,200 जगहों पर अमेरिका में ट्रंप के ख़िलाफ़, जंग के ख़िलाफ़, ईरान की जंग के ख़िलाफ़, इसराइल और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुए। 10 से 15 और 20 लाख लोग सड़कों पर उतरे। पूरी रात ये प्रोटेस्ट होते रहे, इसकी तस्वीरें आप यहाँ साथ में देखेंगे। वहीं इसराइल के अंदर नेतन्याहू और ट्रंप के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए। बीती रात सैकड़ों हज़ारों लोग सड़कों पर तेल अवीव और इसराइल के अलग अलग 13, 14, 15 शहरों में, जैसी जानकारियाँ मीडिया में है, लोग उतरे सड़कों पर और उन्होंने प्रोटेस्ट किए और साफ साफ कहा अपनी पुलिस को कि ये जो पुलिस आप देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट द पुलिस, दे आर फासिस्ट मिलिशिया ऑफ ए फासिस्ट नेतन्याहू ज़ायनिस्ट रिजिम। ये बयान लोगों के हैं, इसराइलियंस के बयान है। वी डोंट नीड एनी वॉर विद ईरान, और हम ये बेवजह की जंग लड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर ये देख सकते हैं, हमने कल रात को एक वीडियो किया, उसमें सुनवाया भी है। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरा 20-22 मिनट का वीडियो है। तो अभी यह जंग रुकने की कोई उम्मीद नहीं है फ़िलहाल, फिर भी उम्मीद रखना चाहिए। जंग जारी है, जंग को बंद करने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान का रोल इसमें बहुत अहम है, पाकिस्तान शामिल है जंग में ईरान के साथ। वहीं पूरी दुनिया इकट्ठा है और दुनिया में देखा, लंदन में प्रोटेस्ट हुए कल, यूरोप के लगभग सभी मुल्कों में प्रोटेस्ट हुए। लंदन में हज़ारों लोगों ने प्रोटेस्ट किए जंग के ख़िलाफ़। यूरोप की आवाम, अभी तक हम ये सोच रहे थे, देख रहे थे कि पता नहीं क्यों कोई नहीं निकल रहा है, जबकि गाज़ा की जंग के वक्त में बड़े प्रोटेस्ट हुए थे अमेरिका में, यूरोप में, मगर अब जो कल से लोग निकले हैं तो इसका एक मॉरल प्रेशर ट्रंप के ऊपर पड़ेगा। नेतन्याहू बेशर्म इंसान है और ऐसे बेशर्म कई सारे तानाशाह हैं दुनिया में, जिनकी वजह से दे आर क्रिमिनल पीपल्स, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। मैं बार बार ये बात दोहराता रहता हूँ अपने वीडियोज़ में। जो क्रिमिनल्स हैं उनका एटीट्यूड अलग होगा, पॉलिटिशियंस का अलग होता है, दोनों के काम करने के तरीके होते हैं। नेतन्याहू वो एक कोई राजनीतिक नहीं है, वो एक अपराधी आदमी है, तो क्राइम करता है, क्राइम करने के साथ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और जस्टिफाई भी बहुत ही कुतर्क के साथ करता है। बड़ी मार पड़ी है नेतन्याहू की वजह से। इसराइल में बहुत नुकसान हुए। हाइफा सिटी आप देखेंगे, उसके जो वीडियोज़ हैं वहाँ तबाही बहुत हुई है। बेन गोरियन जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ज़मीन पर जैसे कभी था ही नहीं, इस तरह का हो गया। डिमोना पर जो न्यूक्लियर साइट है इसराइल की, उसको छोड़ करके
डिमोना के अलग अलग हिस्सों पर ईरान ने बम बरसाए। न्यूक्लियर साइट पर नहीं किया है, चूँकि वहाँ से कोई रिएक्टर वगैरह कुछ हो ना जाए तो बाद में प्रॉब्लम हो, इसलिए। अब अगर ये कोशिश करते हैं ईरान में घुसने की, तो आप देखेंगे कि ईरान इनको क्या हाल करता है और कितनी कैजुअलिटी होती है अमेरिका की। लेकिन ईरान में हमारे यहाँ 2 लाख कोई परेशानी नहीं। 8 साल उन्होंने इराक के साथ जंग लड़ी, लाखों लोग शहीद हुए उसमें, और ईरान के पास जब तक कुछ नहीं था उस वक्त। और इराक के साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, तमाम सऊदी अरब, यूएई सब इराक के साथ थे, मगर ईरान ने पुराने ट्रेडिशनल हथियारों से जंग लड़ के 1 इंच ज़मीन अपनी कब्जा नहीं होने दी, और हार तक के फिर वो जंग ख़त्म हुई थी। यहाँ भी इनको बहुत शर्मिंदगी होगी अमेरिका और इसराइल को। ट्रंप को तो यहाँ फंस चुका है और उसे अपने कपड़े छुड़ाना मुश्किल हो रहे हैं। फिर भी जेडी वेंस से ये उम्मीद है। जेडी वेंस के बारे में खबर बहुत चल रही है और पाकिस्तानी मीडिया में वो खबर है, सही और गलत हमें नहीं मालूम, मगर कहा यह जा रहा है। हकीकत टीवी है पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल, उसने बताया कि जेडी वेंस ने कॉल की ट्रंप को और चीख करके कहा कि तुमने इस जंग में हमको फंसा दिया। बहुत मुमकिन है कहा हो, लेकिन वहाँ की जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने साफ कह दिया है कि जंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने जंग बेवजह शुरू की है। और जो हथियारों की भी स्थिति है, नेतन्याहू के पास जो इंटरसेप्टर हैं वो कम पड़ गए, मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए ईरान के मिसाइल जाती हैं और सीधे जाती हैं, जहाँ जाती हैं वो जा कर के अपना नुकसान कर देती हैं। कल हुतीज ने भी मिसाइल फायर किए, दोनों मिसाइल पहुँचे इसराइल के अंदर और वहाँ उन्होंने ब्लास्ट किए। हुतीज का यहाँ बड़ा अहम रोल होगा। अगर जैसे हुर्मुज बंद है, हुतीज अगर जंग में उतरते हैं तो पहले तो मारेंगे अरब के मुल्कों को, सऊदी अरब ख़ास तौर से अरामको निशाने पर होगा, यूएई निशाने पर होगा। कतर ने अपने आप को जंग से बाहर कर लिया है, उसके ऊपर कोई ख़तरा नहीं है और वो जंग में नहीं आएगा कहीं भी। जॉर्डन और इजिप्ट भी यहाँ जंगबंदी पर कोशिश कर रहे हैं। जॉर्डन के और इजिप्ट के भी फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान इस वक्त पहुँचे हुए हैं, हम भूल गए थे उनका नाम लेना। जॉर्डन, इजिप्ट कोशिश कर रहे हैं कि जंगबंदी हो जाए। हुतीज अगर जंग में आता है तो वो बाब मंदब और रेड सी बंद कर देगा। दुनिया में जो ट्रेड होता है समंदर के जरिए 50 से 60% फिर वो बंद हो जाएगा। एक रास्ता खुला रह जाएगा ब्लैक सी का, जहाँ से यूक्रेन और रशिया अपना ट्रेड करते हैं दुनिया के साथ। फिर हमारा जो इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है, यहाँ इधर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो बरामदात हैं, खाने पीने की चीज़ें, खाद है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, मतलब इवन ये कि एक एक चीज़ की किल्लत हो जाएगी अगर ये जंग 1-2 महीने और चल गई। और यहाँ भारत में देखेंगे आप महंगाई और गुर्बत और भुखमरी जैसे हालात। दुनिया भर के मुल्कों में इसी तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, ख़ास तौर से एशिया के मुल्कों में। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको ईरान ने कहा हुआ है इनके साथ तेल आता रहेगा। भारत के साथ भी उन्होंने कह रखा है कि इनका तेल हम नहीं रोकेंगे, सिर्फ अमेरिका के जो सपोर्टर्स हैं उनको रोकेंगे। 1 महीने के अंदर कुल मिला करके हासिल ये है कि इस जंग में ईरान की फतह हो चुकी है, अमेरिका, इसराइल हार चुके हैं। और अब अगर वो जंग में आगे जाते हैं तो उनको बहुत ही बेइज्जत होकर के, जलील होकर के और रुसवा होकर के दुनिया से जाना पड़ेगा। नया वर्ल्ड ऑर्डर फॉर्मेशन में है। रूस, चीन ईरान के साथ हैं और हर तरह से साथ हैं, और वो ईरान को कैसे भी कोलैप्स नहीं होने देंगे। मैं ये बात बार बार दोहरा चुका हूँ। ईरान कोलैप्स हो जाता है तो चाइना और रशिया की अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। इनके ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा कि इनके साथ खड़े होने पे ये बचाते नहीं, कोई मदद नहीं करते, इसलिए ये बचाएंगे ईरान को। और बहुत ईरान के साथ एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि उसके पास सप्लाई चेन मौजूद है। खाने पीने का सामान 1 साल तक का उसने जमा किया हुआ है। वहीं हथियारों की जो बरामदाद है वो उसको हासिल हो रही है, चाइना के साथ हो या नॉर्थ कोरिया के साथ। नॉर्थ कोरिया से बहुत सारे हथियार पहुँचे हुए हैं वाया सूडान, और वो ईरान को हथियार पहुंचाए जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया से। तो ये जंग एक बड़ी जंग हो रही है इस वक्त। हम उम्मीद ये है कि यहाँ पर ये जंग रुकेगी। आप भी देखते रहें और दुआ करते रहें ईरान के हक़ में
कहीं यहाँ पर किसी तरह का न तासुब की बात है, न इसलिए कि मुस्लिम मुल्क है इसलिए, बल्कि आप इंसान हैं तो हक़ के साथ खड़े हों, हमेशा इंसाफ करें और जो जालिम हो उसको बुरा कहें, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलें भी, खामोश न रहें, उसके ख़िलाफ़ जहाँ तक हो बात करें। क्योंकि देखें, जालिम अत्याचारी कोई भी हो, वो एक प्रॉब्लम हमेशा खड़ी करेगा। अगर उसके जुल्म को आप नहीं रोकेंगे तो फिर और ज़्यादा जालिम हो जाएगा। इसलिए जितने भी अत्याचारी हैं उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। ईरान ने अमेरिका को जो जवाब दिया, उसके बाद अमेरिका के साथ अब कोई उसकी जो खौफ था, डर था, और जितने उसने ला करके घेराबंदी की थी ईरान की, यूएसएस जेराल्ड फोर्ट आ गया, इब्राहिम लिंकन आ गया, फलाने आ गए, इतनी टॉर्पीडो आ गए, तो ये लग रहा था कोई और हल्का फुल्का कमज़ोर मुल्क होता तो हथियार डाल देता और तमाम शर्तों पर तैयार हो जाता। लेकिन ईरान तो वो एक अलग मटेरियल का बना हुआ है। वो अल्लाह के रसूल के ख़ानदान से उनका वास्ता है और अल्लाह के रसूल की शरीयत को फॉलो करने वाले लोग हैं। कुरान और हदीस, कुरान और अल्लाह के रसूल की सीरत और हज़रत अली की सुन्नतें, उन पर वो अमल करते हैं। और ये जो ईरान का जो खूबी है वो ये हारी हुई जंगों को, देखें हज़रत अली ने उसी मटेरियल के हैं ये, जो हारी हुई जंगों को जीतने का हुनर रखते हैं और शहादत पे फ़ख्र करते हैं। चूँकि इंसान को बेइज्जत होकर के मरने से बेहतर है लड़े, बहादुरी के साथ लड़े, शहीद हो जाए, चूँकि इंसान को मरना तो होता ही है। तो ईरान के लोग डरते नहीं। अमेरिका हो, अमेरिका से बड़ा कोई हो और उससे भी बड़ा कोई हो, ईरान हो या जो हक़ पे रहने वाले लोग हैं, वो कभी नहीं दबेंगे। इसलिए आप हक़ के साथ रहें, इंसाफ के साथ रहें, ईमानदारी के साथ रहें, सच के साथ रहें, बुरे को बुरा कहें। मेरी ये अपील है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।